बच्चों, very good evening and a very warm welcome to today's session. सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, bonjour. I hope all of you guys are doing absolutely fine and amazingly well, taking good care of yourself and your loved ones. मैं हूँ अंकना, आपकी सोशल साइंस एक्सपर्ट एट एम्बाइब, और शुरू करते हैं आज का सेशन. आज हम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फिनिश. तो तैयार हो आप सब? हाय अर्थ, हाय सम्या, हाय ईशा, वेरी वार्म वेलकम. बच्चों फटाफट से जाओ और ये वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ भी. वी गोना हैव अ वेरी फन सेशन. विल हैव सम क्विजेस, विल हैव सम क्विक क्रिस्प पॉइंट्स का रिवीजन. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम करेंगे. हाँ जी अभिषेक जी, वेरी वार्म वेलकम, बिल्कुल पहचाना. सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आज कर लेंगे रिवाइज, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं. जब मैं पढ़ाती जाऊंगी तो साथ साथ आपको एम्फसाइज भी करती जाऊंगी कि कौन सी चीजों का हमें खास करके ज्यादा ध्यान रखना है. राइट? हाय Krisha, welcome to the session. So guys, let's get started. A quick reminder, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, स्पेशली क्योंकि अब तो एग्जाम सर पे हैं एंड यू वुड वांट टू टेक प्रॉपर टेस्ट्स. वो सारे प्रॉपर टाइम्ड टेस्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं. कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट रह रहा है जो समझ नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल मान लो एक पर्टिकुलर टर्म है जो समझ नहीं आ रहा है, हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में नहीं समझ आ रहा है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री जो आपकी है, जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, इंटरलिंक्ड है, ये नहीं समझ आ रहा है. सो फॉर ऑल ऑफ दो स्मॉल बिट्स एज वेल, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी, दैट टू एब्सोल्युटली फ्री अवेलेबल फॉर यू. आपके लिए ये सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ इतना सा करना है कि रजिस्टर करना है, तो वो जरूर कर लीजिए. ठीक है? और दैट इज अमेजिंग अर्थ. आई होप दैट यू डू एंजॉय इट गाइज. वन मोर थिंग, एग्जाम के पहले जरूर चेकआउट कर लेना. मैं पूरे सिलेबस का रिवीजन कराने वाली हूँ. वी आर गोइंग टू डू ऑल द चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री, आपका जो है पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है. 1 मार्कर्स भी करेंगे, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे, तो जरूर कर लेना. ठीक है बच्चे? कृषा, कुछ टेक्निकल एरर्स थे, कुछ टाइमिंग की प्रॉब्लम थी, तो सब ले दे करके हमें जो है वो थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा, और बाकी अभी हमें इन सेशंस पे भी थोड़ा ध्यान देना है, इसलिए भी. ठीक है? एंड यस, टेलीग्राम चैनल है हमारा. ठीक है? तो मेक श्योर कर लो कि इससे आप हमसे कनेक्टेड हो जाओ, क्योंकि कई बार यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने के बावजूद चैनल नोटिफिकेशन नहीं आती है. तो बेस्ट होगा कि अगर आप यहाँ पे कनेक्टेड हो जाओ. यहाँ पे हम सारी अनाउंसमेंट, सारी अपडेट्स भेजते हैं. बोर्ड्स आ रही हैं तो आपको हो सकता है कुछ और स्पेशल अनाउंसमेंट्स चाहिए हो, कुछ और स्पेशल अपडेट्स चाहिए हो, वो सब यहाँ पे मिलता है इस चैनल पे. आप देख सकते हो हम क्विजेस भी भेजते रहते हैं, तो एक छोटा सा क्विक रिविजन हर एक सब्जेक्ट का फटाफट हो जाता है. सो मेक श्योर टू स्टे कनेक्टेड. अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो. राइट कनिष्का? एंड गाइज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन इफ यू डू फील दैट इस वीडियो से आपको मिलेगी मदद, यू आर एक्साइटेड अबाउट इट, एंड फटाफट से शेयर विथ योर फ्रेंड्स. राइट? नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. कभी सोचा है कि मेजॉरिटी ऑफ जो चीजें हमारे अराउंड है, कागज, पेन, ये बोर्ड, ये पेन, हमारी टी शर्ट, बॉटल, एवरीथिंग, फुटवेयर, जो भी चीजें हम यूज करते हैं वो बनती कैसे हैं, कहाँ से आती हैं, हमारे तक कैसे पहुंचती हैं, ये सोचने वाली बात है ना? और कभी तो अगर करता ही होगा, या कभी कभी कोई बहुत यूनिक चीज देखते हैं हम और सोचते हैं कि यार ये इसका प्रोसेस, इसको जो है कोलेट करने का कैसे रहा होगा, इसको कैसे लोगों ने बनाया होगा, इसको कैसे लोगों ने फॉर्म किया होगा, है ना आरती? तो ये एक सवाल हमारे दिमाग में हमेशा आती है, और ये होती है उसी इंडस्ट्री में, उसी सेक्टर में, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ चुके हैं हम, उसी सेक्टर में होती है जिसकी आज हम डिटेल में करेंगे बात. तो फटाफट चलो बढ़ते हैं, शुरू करते हैं और समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे शुरू हुई, कैसे होती है, क्या होती है, और इसके बारे में और भी डिटेल्स, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है. सो द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर माय डियर स्टूडेंट्स टुडे आर बेसिकली इंपॉर्टेंस जो होती है मैन्युफैक्चरिंग, क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, इंडस्ट्रियल लोकेशन किस चीज से डिटरमाइन की जाती है, एग्रो और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हो सकता है 3 मार्क्स के लिए आ जाए, एंड इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. करेक्ट? तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? सबसे पहला सवाल तो यही आ जाता है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग है क्या, व्हाट डू यू इवन मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग. बच्चे, जब आप किसी चीज को लेते हो, ठीक है, जैसे नेचर हमें क्या देता है, नेचर हमें कॉटन देता है फॉर एग्जाम्पल, है ना? कॉटन
होता है। अब कॉटन को हम सीधा अपने ऊपर लपेट तो नहीं सकते, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग जो पूरा प्रोसेस है, क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री समझना है, तो मैन्युफैक्चरिंग इन इटसेल्फ समझना पहले बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो द वेरी वर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर? दिस बेसिकली स्टैंड्स फॉर, इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आप जब किसी भी सामान को नेचर से लेते हो, ठीक है, किसी भी सामान को रॉ मटेरियल से लेते हो, उसको प्रोसेस करते हो। प्रोसेस करने में हम क्या करते हैं, उसका जो फॉर्म है वो चेंज करते हैं, वो ट्रांसफॉर्म होता है। जिस फॉर्म में था उससे वो बदल के एक नया फॉर्म ले लेता है, और उसकी वजह से उसमें कुछ सर्टेन वैल्यू ऐड हो जाती है। उसमें क्या हो जाता है, वैल्यू एडिशन हो जाती है, वो ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। ये जो पूरे कन्वर्जन का, इस पूरे प्रोसेसिंग का मतलब आपका मेथड है, इसी को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो जब बड़े क्वांटिटीज में गुड्स को प्रोसेस किया जाता है, रॉ मटेरियल से एक नया प्रोड्यूस्ड गुड बनाया जाता है, जिसमें उसमें वैल्यू एडिशन होती है, मास प्रोडक्शन किया जाता है, इस प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और ये कहाँ पे होती है? तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हम समझ ही चुके हैं, हमने जो है क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है कि सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। ये लाई करती है आपकी सेकेंडरी सेक्टर में द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, जहां पे नेचुरल प्रोडक्ट्स को आपको रिफाइंड प्रोडक्ट्स में या प्रोड्यूस्ड गुड्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, और फिर वो सीधा सीधा कहाँ जाती है? कई बार कंज्यूमर के पास जाती है, कई बार दूसरी इंडस्ट्रीज के पास भी जाती है। अब जब दूसरी इंडस्ट्रीज के पास जाएगी तो उसको कैसे क्वालिफाई करेंगे, ये हम आज के सेशन में ही समझने वाले हैं, इस चैप्टर का ही हिस्सा है वो, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज क्या करती है, प्राइमरी मटेरियल लेती है प्राइमरी सेक्टर से, और उसको फिर जो है चेंज कर देती है आपका दूसरे फॉर्म में सेकेंडरी सेक्टर में, और इनको ही हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं, जो सेकेंडरी सेक्टर में फॉल करता है। क्योंकि आप समझ रहे हो ना, ये सेकेंड स्टेप है। पहला स्टेप है रॉ मटेरियल को नेचर से लेकर के आना, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक दूसरा फैक्टर ये है कि किसी भी देश का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है असेस किया जा सकता है, पता किया जा सकता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट को देख करके। अब ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, कैसे? मतलब अगर मेरे यहाँ इंडस्ट्रीज कम है तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं रिच नहीं हूं, हमारा देश रिच नहीं है? ऐसा नेसेसरी नहीं है। देखो, एक चीज आपको समझना जरूरी है, इट इज वाइस वर्सा। अगर आपके पास इंडस्ट्रीज है बहुत सारी, तो आप रिच नेशन होगे, आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी है और वो सिर्फ इंडस्ट्रीज की वजह से हो, ये नेसेसरी नहीं है। बिकॉज कई बार अगर आपके पास बहुत ज्यादा अच्छी रिसोर्सेज है ना, ये रॉ मटेरियल्स, जैसे कि ऑयल, मिडिल ईस्ट में क्या है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं होती है, लेबर वगैरह एक्सपेंसिव होगा, बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, पर इतना बढ़िया, इतना महंगा, इतना ज्यादा अच्छा रॉ मटेरियल इतने बड़े अमाउंट में प्रेजेंट है कि जरूरत ही नहीं पड़ती उनको और किसी चीज को सोचने की। तो वो हो सकता है। लेकिन अगर आपके यहाँ इंडस्ट्रीज है या कोई कंट्री आपको असेस, मतलब कोई भी अगर आपके कंट्री के स्टेटस को असेस करना चाहता है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कैसे, वो समझते हैं। इसके लिए हमको समझना होगा इंपॉर्टेंस ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। बच्चे, सबसे पहले तो जब कोई भी सामान मैन्युफैक्चर होता है, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी लाता है, ज़्यादा डेवलपमेंट लाता है, ज़्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट्स लाता है। अब जब वो रिफाइंड प्रोडक्ट्स ला रहा है तो वैसे ही पूरा का पूरा देश थोड़ी सी डेवलपमेंट की तरफ, थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ बढ़ जाता है, थोड़ा बेहतर हो जाता है। सबसे पहली बात तो वो है। बट इसी के साथ साथ ट्रैक्टर्स, मशीन्स, इरिगेशन के लिए सारी फैसिलिटीज़, ये सारी तरह की चीज़ें भी प्रोड्यूस होती हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे प्राइमरी सेक्टर को भी इनेबल करती हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी इनेबल करती हैं, माइनिंग सेक्टर को भी इनेबल करती हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर है जो ऐसी चीजों को भी प्रोड्यूस कर रहा है जो इनफैक्ट उस सेक्टर को, प्राइमरी सेक्टर को भी प्रमोट कर रहा है। और प्राइमरी सेक्टर खुद ही एक बैकबोन है हमारे देश का, एग्रीकल्चर चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। तो भैया, जब एग्रीकल्चर में इतने सारे लोग एसोसिएटेड है, उनको आप बेहतर तरीके से डेवलप करने के लिए कुछ सामान प्रोवाइड करा रहे हो, तो यानी कि आप पूरे देश को ओवरऑल ग्रो करा रहे हो। क्योंकि टर्शरी सेक्टर का पूरा काम तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को प्रमोट करना, सपोर्ट करना है, प्रमोट नहीं, सपोर्ट करना है। करेक्ट। तो सेकेंडरी सेक्टर आप देख रहे हो ऑल इन ऑल कैसे टैंगल कर रहा है हर चीजों को, ठीक है। तो ये मॉडर्नाइज करता है एग्रीकल्चर को, उसके बाद जॉब्स भी प्रोवाइड करता है।
ठीक है, तो ये मॉडर्नाइज तो करता है एग्रीकल्चर को, बाई नहीं होगा, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स जॉब्स। तो क्या होता है उसकी वजह से लोड जो है एग्रीकल्चर पे वो भी थोड़ा कम होता है। हमें पता है हम एक डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग नेशन की निशानी यही होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है बेसिकली। ठीक है, पहले एक देश अंडर डेवलप्ड होता है, वहां पे ज्यादातर आप देखोगे लोगों को एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड। जब एग्रीकल्चर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जो है शिफ्ट आने लग जाता है, तब हम कह सकते हैं कि नेशन ने डेवलप करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहा है। और जब एक फुल डेवलप्ड नेशन होता है ना, तो वहां पे टर्जरी बहुत ज्यादा ग्रो किया रहता है अलॉन्ग विथ सेकेंडरी सेक्टर। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हम यहां से यहां पे तो आ चुके हैं, लेकिन यहां से यहां तक आने के लिए एक बहुत बड़ी चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि हमारा एक बहुत बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चरल सेक्टर में है। आधे से ज्यादा लोग उसी सेक्टर में काम करते हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो अगर हमारी इकोनॉमी को बेटर करना है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होगी, वो आप कैसे करोगे? आपको सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में चाहिए। टर्शरी सेक्टर भी तभी ग्रो करेगा जब दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर और ज्यादा ग्रो करेंगे। तो सेकेंडरी सेक्टर जब ग्रो करने लग जाता है तो वो वैसे ही जो है, एक्चुअली यहाँ पे बाई मतलब गलत नहीं है, बट इस बाई का मतलब हमें समझना थोड़ा जरूरी था। ठीक है, अब मैंने समझा दिया है, तो अब आपके लिए कंफ्यूजन कम हो गई होगी। ठीक है, तो अब क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जब वो मॉडर्नाइज कर रहा है तो ज्यादा प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रही है। ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो ज्यादा लोग वहां काम कर पाएंगे, ज्यादा डेवलप करेंगे, ज्यादा पैसे अर्न करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जब सेकेंडरी सेक्टर खुद ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है तो ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी सेकेंडरी सेक्टर में भी क्रिएट होगी। और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो लोड है ना, जो लोड है अभी एग्रीकल्चर सेक्टर पे अलोन, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, तभी तो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा काम कर रहे हैं। तो जो लोड है यहाँ पे ज्यादा, वो इरेडिकेट होने लग जाता है, वो हटने लग जाता है। ज्यादा लोग धीरे धीरे इधर और फिर इधर से टर्शरी सेक्टर में जाने लगते हैं। तो दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस हमने समझी है, इस पॉइंट को ज्यादा ध्यान से आपको याद रखना होगा, यहाँ से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, हाय वसुंधरा, वेलकम टू द सेशन। हाय शिवा, हाउ आर यू गाइज? मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज भी बहुत जल्दी आ जाएगा। हमने ऑलमोस्ट सारे सेशंस जो हैं सारे चैप्टर्स के फिनिश कर लिए हैं। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पे मैंने एक सेशन ऑलरेडी किया हुआ है, अर्थ। आई वुड रियली रिकमेंड यू टू गो एंड फाइंड इट, उसको थोड़ा ढूंढ लो और देखो। ठीक है, आप सबको भी बता दो, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पे एक शॉर्ट क्विक रिविजन जैसा कराया है, तो उसको आप देख सकते हो। ठीक है अभिषेक, चलिए इसके साथ साथ एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है वो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाते हैं। बच्चे देखो, ये सिर्फ इतना ही नहीं करते, हमारी डिपेंडेंसी भी जो है वो भी कम होती है। किस चीज पे डिपेंडेंसी कम होगी? दूसरे देशों पे। कैसे? जब हम ज्यादा सामान मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम बनने लगते हैं इंडिपेंडेंट। हमें दूसरे देशों से ज्यादा सामान लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम खुद में ही इतने आत्मनिर्भर, क्यों कह रहे हैं हम मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर बन रहे हैं कि बाहर के देश के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए। दूसरा, आप मान लो एक बिजनेस करते हो और सामने वाला भी बिजनेस करता है, आप किसी अलग चीज की, वो किसी अलग चीज की, और मान लो आप एक दूसरे से सामान एक्सचेंज करते हो, लेकिन आप कब तक प्रॉफिट में रहोगे? जब तक आप ज्यादा सामान बेच रहे हो कंपेयर टू उससे जितना सामान खरीद रहे हो तब तक। यानी कि खरीदना कम और बेचना ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम, है ना। एक्सपोर्ट क्या हो गया? जब दूसरे देशों से फॉरेन एक्सचेंज मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, और इंपोर्ट जब दूसरे देश से सामान खरीद के ला रहे हैं। हम जितना मैन्युफैक्चर करेंगे उतना एक तो हम इंडिपेंडेंट बनेंगे, तो दूसरी देश की इकोनॉमी जो हम बाहर दे रहे हैं सामान खरीदने में, वो हमारे पास रह जाएगी, तो वो प्रमोट होगी। दूसरा, एक्सपोर्ट करने की, ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे हम, क्योंकि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सामान। जितनी ज्यादा एक्सपोर्टेशन होगी उतनी ज्यादा बाहर के पैसे अंदर आएंगे। प्लस जो आपका ओवरऑल, ऐसे भी मान लो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप इंपोर्ट भी कर ले रहे हो और एक्सपोर्ट भी ज्यादा कर रहे हो, बट कम से कम अगर एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो तो आपका फॉरेन एक्सचेंज तो ज्यादा हो रहा है, पैसों का फ्लो तो ज्यादा हो रहा है, जो कि प्रोडक्शन से ही हम कर पाते हैं। प्लस जो डेवलपमेंट ओवरऑल होती है, इंटरनेशनल रिलेशन बिल्ड करने में हेल्प होती है, वो सारी चीजें भी होंगी। और साथ ही साथ ये रॉ मटेरियल नेचर से तो बहुत कुछ मिलता है, पर हमारे यूज का कैसे बनेगा, हमारी यूटिलिटी का कैसे बनेगा? जैसे मैंने बताया, कॉटन हो गया, वुड हो गया, फर्नीचर के फॉर्म में, कपड़ों के फॉर्म में, स्टील आयरन को, एल्यूमिनियम को बर्तनों के फॉर्म में, मशीन्स के फॉर्म में, ऑटोमोबाइल के फॉर्म में हम कैसे यूज कर पा रहे हैं? हमको कोई बना कर दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बना कर दे रही है। तो इन इंडस्ट्रीज से ये सारी चीजें जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, वो मच बेटर डेवलप्ड फॉर्म में ला करके हमारी जिंदगी में आसानी कर रही हैं, और प्लस हमारी लाइफ को
बेटर बना रही हैं, ज्यादा डेवलप्ड बना रही हैं. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. दैट इज व्हाट मेक्स इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे सवाल आ सकता है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज आपस में कैसे डिपेंडेंट है. ठीक है, तो ये इंटरडिपेंडेंट है, आपको ये टर्म पहले बताना है. ठीक है, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में आप क्या बताओगे, ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है क्योंकि टूल्स और प्रोडक्ट्स देता है ना. जितना ज्यादा प्रोडक्ट, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, उतना ज्यादा बेहतर प्रोडक्शन, उतना ज्यादा इजी प्रोडक्शन. तो एग्रीकल्चरल सेक्टर बढ़ेगा, और जब एग्रीकल्चरल सेक्टर बढ़ेगा तो वो और ज्यादा सामान खरीदेगा आपका इन इंडस्ट्री से, तो इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन बढ़ेगी. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, जब एग्रीकल्चरल सेक्टर बढ़ता है तो वो और ज्यादा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है जिससे इंडस्ट्रीज और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती हैं. एंड देन अगेन दे गो हैंड इन हैंड, growing together. Plus when they both grow, they also make the tertiary sector grow. Not just that, ये टूल्स जब दे रहा है तो इसके साथ यहाँ पे आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है, ज्यादा पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहा है लोगों के रहने की. एंड द सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर. जब ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो यहाँ भी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है. एंड दैट इज हाउ द होल जर्नी हैज बीन टिल नाउ. ओके, नाउ अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में क्या रहा है. पहले तो हमने समझ लिया कि एग्रीकल्चर जो है वो खुद ही बहुत बड़ा बैकबोन है. वहां पे उसको और प्रमोट करना, उसमें और एम्प्लॉयमेंट दिलाना, उसमें और ज्यादा कैश फ्लो कराना और उसके ऊपर और प्रोडक्शन करना और अनएम्प्लॉयमेंट हटाना, खुद भी लोगों को एम्प्लॉय करके, इट इटसेल्फ इज अ ह्यूज थिंग, राइट. हाय ध्रुव, हाय अरहान, वेलकम टू दिस सेशन. लेकिन पिछले 20 सालों में हमने क्या ऑब्जर्व किया है, हमने ये देखा है कि जो आपका कंट्रीब्यूशन था पहले, जहां पे प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में वहीं से आती थी, अब वो कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रिप्लेस हो रही है धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और टर्शरी सेक्टर से. अब प्राइमरी सेक्टर से काफी कम आती है कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ फाइनल गुड्स बीइंग प्रोड्यूस्ड आपका जीडीपी के अंदर, राइट. हाय रिचिका, वेलकम टू द सेशन. Why do you miss me? I am still here. राइट रचिका, मैं आपके लिए यही हूँ, यही पढ़ा रही हूँ आपको. आप यहाँ पे आराम से पढ़ो, करो क्लासेस. ठीक है अरहान, दैट्स अमेजिंग. सो बच्चों, पिछले 20 सालों में हमने देखा है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन जीडीपी की में कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की रही है कांस्टेंट 17% पे. अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न क्या आता है. कंसर्न ये आता है कि ये हमारी एग्जैक्टली डिजायर्ड जीडीपी नहीं है. हालांकि 2009 के बाद से हमने देखा है कि ग्रेजुअल ग्रोथ हुई है और जितना हम चाहते थे हुई है ग्रोथ मना नहीं कर सकते, बट जितना हम चाहते थे उतना एग्जैक्टली नहीं हुई है. क्योंकि जब हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को देखते हैं, जब हम चाइना को देखते हैं, जब हम जापान को देखते हैं, हम साउथ कोरिया को देखते हैं, तो जब हम देखते हैं कि उनकी ग्रोथ कितनी ज्यादा हुई है, वो हमें एक गोल देता है ये समझने के लिए, ये सोचने के लिए हम वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे या हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे. तो टारगेट हमारा थोड़ा हाई हो जाता है. हम चाहते हैं कि 27% कम से कम जो है, मतलब हमारा जो ग्रोथ है वो 17% पे अटका ना रहे. हाउएवर, मतलब देखो कंट्रीब्यूशन इसकी 17% है, लेकिन वो 17% इकोनॉमी भी बड़ी होती गई, उसमें इसका परसेंट उतना रहा. तो एवरेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ना कुछ परसेंट ग्रोथ आता रहा, बट वो ग्रोथ हम चाहते हैं कि थोड़ी और बेटर हो जाए, राइट. तो 27% जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडस्ट्रीज से आता है, जिसमें से 10% आपको माइनिंग, कोरिंग, पावर, गैस, इन सारी इंडस्ट्रीज का कोलैबोरेशन रहता है. तो इसीलिए हम कह रहे हैं 17% यहाँ पे, बाकी 10% इसका है. और ये टोटल में ना करके जब आप इंडस्ट्रीज का देखते हो तो 27% होता है. अब इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रही हूँ बार बार, लेकिन ये लिखना नहीं है, ठीक है. तो हमने देखा है कि इस सेक्टर में 7% ग्रोथ रही है प्रीवियस 10 सालों में. हम चाहेंगे कि ये 7% 12 से 13% बन जाए जब हम अपने आप को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से कंपेयर करते हैं, उनकी डेवलपमेंट देखते हैं और देखते हैं कैसे वो अंडर डेवलपिंग से डेवलपिंग और डेवलपिंग से अब डेवलप्ड स्टेज पे आ गई है, विच गिव्स अस एंड अ गोल, सेट्स अ बार फॉर अस. तो फटाफट से एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को कौन से सेक्टर में क्वालिफाई करोगे आप? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, सर्विस? काफी सिंपल है वैसे तो ये, लेकिन बता दो आप. अभी हमने पूरा यही समझा है, यही पढ़ा है. सो क्विकली लेट मी नो व्हिच सेक्टर विल दिस गेट क्वालिफाइड इनटू. दीपिका का जवाब आ चुका है. आई शुड बी एक्सपेक्टिंग मोर आंसर्स. आई एम एक्सपेक्टिंग मोर आंसर्स, है ना. रिचिका, अरहान, अभिषेक, प्रशांत, साम्या, वंडरफुल, शिवा, वेरी गुड. चगन व्लॉग्स है क्या? हाँ, ओके, आई जस्ट थॉट आई हैव रेड इट रॉन्ग.
है ना। अभिषेक बेटा यार ऐसा मत करो, इतने ध्यान से पढ़ रहे हो, बोल रहे हो इग्नोर मत करो, तो आई होप कि आप भी मेरी पढ़ाई हुई चीजों को इग्नोर नहीं कर रहे होगे, सुन रहे होगे, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर इज द करेक्ट आंसर, सेकेंडरी सेक्टर बिल्कुल सही जवाब है। प्राइमरी सेक्टर नेचर से रिलेटेड चीजें, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, टर्शरी सेक्टर इज बेसिकली द सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग एटसेट्रा, ठीक है। चलिए, तो कंट्रीब्यूशन अगर नेशनल इकोनॉमी में हम बात कर रहे थे, तो जैसे हमने बताया कि जो एनुअल ग्रोथ रही है वो 9 से 10% रही है। हम प्रेफर करते हैं कि 12-13% हो जाए जब हम कंपेयर करते हैं अपने आप को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से। इसी वजह से, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक कॉर्पोरेशन बना दी गई है, काउंसिल बना दी गई है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। इसका पूरा का पूरा गोल ही है कि भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, फिगर आउट करो किन चीजों में हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसे हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, हमारी इकोनॉमी की डिटर्मिनेशन बच्चे बहुत ज्यादा इस चीज पे होती है कि हमारे पास कितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसीलिए इस चीज को स्ट्रेंथन करना हो जाता है बहुत ज्यादा जरूरी, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड। नाउ अनदर क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर हेड इज कि हमने देखा है कि कई बार कुछ इंडस्ट्रीज के ना हब्स होते हैं, जैसे कि अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करो तो गुजरात, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सारे जगह पे हमको बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड दिखती है। जूट फैक्ट्रीज की अगर आप बात करो तो जूट फैक्ट्रीज आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगी। कहाँ पे? तो जूट फैक्ट्रीज हमको नजर आती हैं बहुत ज्यादा आपको बंगाल के पास, उस वाले एरिया में। सिमिलरली आपको स्टील की फैक्ट्री कहीं मिलेगी, आयरन की फैक्ट्री कहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। तो इसके पीछे क्या वजह, क्या लॉजिक होती है? देयर हैज टू बी सम पॉइंट टुवर्ड्स इट, राइट। अब ये हो सकता है कि आपका मतलब ऐसा हो जाए कि कोई इंडस्ट्री कहीं खुली और दूसरे ने देखा कि अरे यहाँ पे ये इंडस्ट्री खुली है, हम भी खोल दे क्या, ऐसा भी हो सकता है। बट एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, राइट। हाय नादिया, वेलकम टू द सेशन। बच्चे, तो किस चीज से फर्क पड़ता है? किसी भी फैक्ट्री की जो लोकेशन है वो कुछ फैक्टर्स से अफेक्टेड होती है। एक चीज हमको हमेशा याद रखना है, प्राइमरी फैक्टर इसमें हमेशा होता है कॉस्ट। कोई भी इंडस्ट्री चाहेगी कि वो जो है जितना हो सके उतना प्रॉफिट मेक करे, उतना ज्यादा जो है आपका बेनिफिट में रहे, जितनी ज्यादा बेनिफिट उतना अच्छा है। यानी कि इन सारे फैक्टर्स में हो सकता है कि उनका लेबर कॉस्ट ज्यादा चला जाए और पावर का कॉस्ट ज्यादा चला जाए, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट अगर हाँ रॉ मटेरियल, कैपिटल, ये सारी चीजें कम लग रही है और उनका ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो वो चाहेंगे कि वो वहीं पे अपनी इंडस्ट्री लगा दे। फिर अगर थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो भी, तो जहां सबसे ज्यादा फायदा, जहां सबसे ज्यादा आसानी, जहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट, वहां पे बैठेगी इंडस्ट्री। हिसाब बहुत सिंपल है। तो क्या फैक्टर्स मायने रखते हैं? इंडस्ट्री चलाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले भैया हमने बोला इंडस्ट्री का काम है रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस गुड में बदलना, तो आपको रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए। रॉ मटेरियल ही नहीं है, रॉ मटेरियल 200 किलोमीटर दूर से आ रहा है, आ ही नहीं रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो वहां पे नहीं रहेगी, है ना, वहां पे रहने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो रॉ मटेरियल होना चाहिए, रॉ मटेरियल आ गया तो लोग चाहिए अब उसको काम करने के लिए, रॉ मटेरियल को अनलोड करो, उसको लोड करो, मशीनें चलाओ, तो लेबर चाहिए, स्किल्ड अनस्किल्ड। तो जैसे दोनों तरह के लेबर चाहिए। जब हम कह रहे हैं कि लेबर अवेलेबिलिटी हो, तो वहां पे आप देखोगे कि जो ऐसे इंडस्ट्रीज है, जो मेटलिक इंडस्ट्रीज हो गई, जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, वो जहां जहां पे वहां पे कोई ना कोई ऐसी जगह है जहां से बहुत सस्ता आपको अनस्किल्ड लेबर और अदरवाइज स्किल्ड लेबर भी अवेलेबल हो जाता है। तो लेबर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। हाई लर्न साइंस, थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। पावर का काम भैया, अब जो है देखो, हमने एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखा है कि पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ मशीनों से काम करना और प्रोडक्शन करना नहीं था। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब था मास प्रोडक्शन करना। आज की डेट में मास प्रोडक्शन के साथ साथ इट डेफिनेटली इज अबाउट कितना ज्यादा मैकेनिकल कर दिया है हमने प्रोसेस, कितना ऑटोमेटेड है। तो मशीन्स जो हैं वो कैसे चलेंगी? मशीन्स चलेंगी पावर से। पावर नहीं होगा तो मशीन नहीं होगी, मशीन नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा और इंडस्ट्रीज बैठ जाएंगी। तो पावर, वाटर सप्लाई, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं और ये नेचर ऑफ इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करेगा। बाय द वे, अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां वाटर सप्लाई बहुत मैटर करती है, जैसे जूट इंडस्ट्री, उसके लिए वो भी फैक्टर आ जाएगा। बट दी अदर सप्लाई रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ वाटर, वो सब आप यहाँ पे क्वालिफाई कराओगे। ठीक है संचिता? चलो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, हर एक स्टेट की पॉलिसी कुछ चीजों में थोड़ी बहुत अलग होती है। तो अगर वहां पे पॉलिसी उनके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है,
अगर उनके लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं है तो वो वहां पे नहीं जाना चाहेंगी, वो दूसरी जगह पे जाकर सेट होना चाहेंगी। ज्यादा बेनिफिट हो रहा है लेकिन गवर्नमेंट के साथ हमेशा पंगे होते रहते हैं, तो वो चीज भी मैटर करेगी। लेकिन हाँ, प्राइमरी फैक्टर क्या है? प्रॉफिट है। एंड देन मार्केट एंड कैपिटल। कहां पे? कैपिटल से क्या मतलब है? जहां कम से कम पैसे लगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ये प्राइमरी फैक्टर है। मार्केट, अब मैंने ले जाकर के स्वेटर का दुकान, स्वेटर की मार्केट गोवा में खोल दी, कोई नहीं खरीदेगा, मेरा मार्केट कितना दूर हो जाएगा। बाकी चीजें तो ठीक है लेकिन ना मेरा रॉ मटेरियल आसानी से मिलेगा क्योंकि भेड़ बकरियां रहती नहीं है, तो वुल कहां से आएगा? आएगा दूर से, उसमें बहुत कॉस्ट बैठेगा। उसके बाद जाएगा दूर तक जहां पहाड़ों में स्वेटर पहनेंगे लोग, उसका बहुत कॉस्ट बैठेगा। तो बाकी चाहे चीजें कितनी भी अच्छी हो, अगर मेरा मार्केट नहीं है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहां फैक्ट्री खोलने का फायदा नहीं है। इसके साथ साथ बच्चे ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। लेकिन सब जगह नहीं होता, कई जगह मार्केट पास में ही होता है तो ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, बट रॉ मटेरियल आना, बिल्कुल फैक्ट्री के अंदर तो कुछ नहीं मिलेगा ना कि बगल में है और हो जाएगा। तो रोडवेज, रेलवेज, ये सारी चीजों की अवेलेबिलिटी होना भी जरूरी है, ठीक है। लर्न साइंस बच्चे, वी हैव डन ऑल द चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री। आप जरा चैनल जरूर एक्सप्लोर कर लीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। हाय ऋषभ, ओके। नाउ वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है उसको जब हम क्लासिफाई करें, किसी भी इंडस्ट्री को हम स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे जब क्लासिफाई कर रहे हैं तो वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? रॉ मटेरियल के बेसिस पे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, मेन रोल पे, या ओनरशिप पे? हाय नमन, अच्छा भैया ऐसा क्यों है? Why do you think like that? ओके, कम ऑन यू गाइस, जल्दी से बता दीजिए स्मॉल स्केल लार्ज स्केल इंडस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है उसकी बेसिस क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या कहा जाएगा? शगन का आ गया है रिस्पॉन्स, समय का भी आ गया है, आई एम एक्सपेक्टिंग अदर्स टू रिस्पॉन्ड एज वेल। ऋषभ का, दैट्स अमेजिंग ऋषभ, कुडोज टू यू। ओके, समय बदल दिया आपने रिस्पॉन्स अपना? नहीं, अभी भी वही है, ठीक है। अभिषेक, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है। ओके, ऋषभ, वंडरफुल। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू आंसर? निशु, ओके। स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, यू गाइस, साइज ऑफ इंडस्ट्री, साइज ऑफ इंडस्ट्री कैसे डिटरमाइन होगी? आप कोई भी चीज बड़ी खरीदोगे, छोटी खरीदोगे, कैसे डिसाइड करते हो? कितने पैसे हैं मेरे पास, मेरा बजट कितना है? तो ये बेसिकली डिपेंड करती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, ओनरशिप पे स्मॉल स्केल लार्ज स्केल नहीं डिपेंड करेगी। ओनरशिप का मतलब है कि किसके राइट्स है, कौन ओन करता है, किसको बिलोंग करती है इंडस्ट्री। उससे स्मॉल स्केल लार्ज स्केल का क्या फर्क पड़ता है? स्मॉल स्केल किसी को भी बिलोंग कर सकती है, लार्ज स्केल किसी को भी बिलोंग कर सकती है, उसमें सेग्रीगेशन नहीं हो सकता। कैपिटल इन्वेस्टमेंट से क्या मतलब है हमारा? जब आप 1 करोड़ रुपए से, ठीक है, कम इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती है, ठीक है। जब आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा का होता है तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाती है, क्योंकि बड़ा इंडस्ट्री खोला है ना आपने, ज्यादा पैसे लगाए, ज्यादा लोगों को हायर करोगे, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज्यादा बड़ी मशीनें हैं, तो ये होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। तो अब हम समझते हैं कि इंडस्ट्रीज को हम कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, किन किन चीजों के बेसिस पे। तो पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो, देखो हमने मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या समझा? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही यही है कि नेचर से सामान लिया, उसको प्रोसेस किया, उस प्रोसेसिंग में उसमें वैल्यू एडिशन हो गई, उस वैल्यू एडिशन की वजह से अब हम उस सामान को क्या कर सकते हैं, ज्यादा अमाउंट में बेच सकते हैं, ज्यादा बेटर वैल्यू एडेड है, यूटिलिटी ज्यादा है, ज्यादा लोगों को फायदा करेगी, ज्यादा एडवांस्ड है, ज्यादा डेवलप्ड है, जो भी। पर किया कैसे? रॉ मटेरियल लेके, रॉ मटेरियल को चेंज किया, है ना। अब सब लिख रहे हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, चलो ठीक है, ये भी सही है, हमने सीख लिया एक चीज, हमारी एक कंफ्यूजन दूर हो गई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके शिक्षा, दैट्स अमेजिंग। गुण हम देखेंगे बच्चे, हम थोड़ी देर में आपको जहां जहां इंपॉर्टेंट आ रहा है मैं आपको बताते जा रही हूँ, ठीक है। दिस पोर्शन इज नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन यूजुअली नहीं आता है, लेकिन ऑफकोर्स जितना पढ़कर रखोगे उतना बेटर होगा, राइट। नहीं सुनील, नहीं बच्चे, बिल्कुल भी। इफ आई सिंग you'll feel like some frog is croaking, so don't ask that question. Okay,
अब रॉ मटेरियल के बेसिस पे, रॉ मटेरियल के बेसिस पे हमारा मतलब क्या है, कहाँ से आ रहा है रॉ मटेरियल? दो जगह से आता है। इंडस्ट्रीज में दो तरह के सामान जाते हैं, एक तो या तो हम खेती बाड़ी करके जो नेचुरल प्लांट्स वगैरह से आता है वो सामान देते हैं, जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर से आता है, ठीक है। वैसे तो दोनों ही प्राइमरी सेक्टर हैं बाय द वे, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर में ही होगा प्रोड्यूस। लेकिन अगर आप एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट, अगर प्लांट्स और एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट आ रहा है तो फिश वगैरह भी आपका एग्रो बेस्ड में आएगा, बच्चों याद रखना, ठीक है। अगर आप कहोगे कि मैम कोई जगह है, कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो फिश से बनी, जानवरों से बनी, लेदर की फैक्ट्री, ये सारी चीजें, तो इनका रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा, इनको कौन से वाले में क्लासिफाई करें? तो आपको ये याद रखना है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी कि जहाँ पे प्लांट और एनिमल है ना, मतलब लिविंग चीजों से आ रहा है, पौधों से, जानवरों से, वहां से रॉ मटेरियल आ रहा है, उसको आप उसको आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्लासिफाई करते हो, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हो गई, वेजिटेबल ऑयल हो गया, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, है ना, ये सारी चीजें एग्रो बेस्ड में। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का क्या मतलब है, जहां पे मिनरल्स कहां से आ रही हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज यहाँ पे क्या करती है, मिनरल ओर्स से एक्सट्रैक्ट करती है मटेरियल। अब यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम आ जाता है, यहाँ पे आपका आयरन एंड स्टील आ जाता है, तो जहाँ पे मिनरल्स निकल रही हैं, ठीक है, वहां पे, और वो जा रही है फिर इंडस्ट्री में, तो ऐसी इंडस्ट्रीज होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये सारी इंडस्ट्रीज कई बार दूसरे इंडस्ट्रीज को भी फीड करती हैं। जो इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्रीज को भी फीड करती है, वैसे इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री भी बोला जाता है बच्चा, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री से क्या मतलब है हमारा, मैंने जो सामान प्रोड्यूस किया है वो सामान मैं सीधा सीधा कंज्यूमर को तो दे रही हूं या नहीं दे रही हूं फर्क नहीं पड़ता, पर मैं दूसरी जो आपकी वो है, क्या कहते हैं, जो दूसरी इंडस्ट्री है उसको जरूर दे रही हूं, ठीक है, उसको जरूर दे रही हूं। दैट इज व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। नाउ अब पहला आता है एज पर देयर मेन रोल, जैसे मैंने आपको बताया, पहला हमने देख लिया रॉ मटेरियल पे, अभी हम बेसिक इंडस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, यानी कि रोल क्या है, ठीक है, कि भाई तुम करते क्या हो जिंदगी में, तुम क्या करना चाहते हो। इंडस्ट्री से पूछा तुमने, तो उसने कहा मैं चाहता हूं कि मैं सीधा कंज्यूमर को दूं, ठीक है, तो वो जाती है कंज्यूमर इंडस्ट्री की। मैंने बिस्किट बनाया, बिस्किट में दूसरी इंडस्ट्री को क्या दूं, कंज्यूमर के पास जाएगा। दूसरी इंडस्ट्री भी कर सकती है, केक वाली इंडस्ट्री बोलेगी हमें बिस्किट चाहिए, बट इन जनरल जो सामान सीधा कंज्यूमर के पास जाता है वो आपका बन जाता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। यहाँ पे वैसे सामान बनते हैं जो कंज्यूमर ही कंज्यूम करता है, दूसरी इंडस्ट्री कर भी सकती है बट वो सिर्फ दूसरी इंडस्ट्री के लिए नहीं है। लेकिन कई सारी मशीनें, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या बनता है, मशीनें वगैरह बनती हैं, तो अब वो मशीनें वगैरह बच्चे आप लेकर के क्या करोगे, इतनी बड़ी सी मशीन घर में लगा के, आपको पता है कि वो दूसरी इंडस्ट्री के ही काम आना है, तो वैसी इंडस्ट्रीज बेसिक इंडस्ट्रीज कहलाती है। आयरन स्टील उसमें सबसे पहले क्वालिफाई करता है, बाकी पेपर वगैरह आपकी बेसिक कंज्यूमर इंडस्ट्री होती है। ओनरशिप के बेसिस पे, ओनरशिप देखो अभी आप सब इसमें कंफ्यूज हुए थे, ओनरशिप से हमारा क्या मतलब होता है, ओनरशिप से हमारा बेसिकली मतलब ये होता है कि भैया किसका हक है उन इंडस्ट्रीज पे, कौन इन इंडस्ट्रीज को चला रहा है, ठीक है, उस मतलब वो कौन वहां पे कॉल ले रहा है, किसको बिलोंग करती है, ठीक है। ओनरशिप क्या होता है, ये पेन मेरा है तो ये इस पे मेरी ओनरशिप है, मेरा राइट्स है, किसकी राइट्स है, हु इज रनिंग इट, हु इज द ओनर। तो ओनरशिप वहां पे चार आती है। पहला आता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइवेट नाम से समझ आ रहा है एक इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को बिलोंग करेगा, उसमें बाकी लोगों का हक नहीं है। जैसे प्राइवेट आपका क्या हो गया, आपकी कार हो गई, आपका घर हो गया, वो आपको बिलोंग करती है, वो अब आपको उसको रेंट पे लगा के वहां से पैसे कमाने हैं, आपको उस पे खुद रहना है, आपको उसको रिजॉर्ट बनाना है, वो आपकी मर्जी है। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज वैसी होती है कि या तो एक बंदा या फिर कुछ बंदे जो है साथ में चलाते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, बजाज हो गया, ठीक है। फिर होती है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक यानी कि लोगों की, तो लोगों की क्या होती है, लोगों की एक फैक्ट्री तो नहीं हो सकती, लोगों की होती है सरकार। सरकार से ओन्ड और उसके ओनरशिप के अंदर जो रन की जाती है इंडस्ट्री, उसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। तो ये वैसे सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज होती हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं, वहां पे सारे डिसीजन मेकिंग वगैरह जो है वो सरकार करती है, जैसे कि आपका HAL, BHEL, सेल, ये सारी चीजें, ठीक है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या हो गया, जहां पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिल करके रन करते हैं, ठीक है, owned and operated by state and individuals और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ऑयल हो गया, मारुति उद्योग, गुजरात स्टेट, एटसेट्रा।
एंड देन यू हैव कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, जहां पे ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स। कोऑपरेटिव में थोड़ा सा समझना होगा, प्राइवेट और पब्लिक हम समझ गए, ये दोनों जब मिलकर काम करते हैं, ठीक है। देखो कई बार होता है गवर्नमेंट को लगता है हम खुद ये नहीं कर सकते, फाइनेंशियली टेक्नोलॉजिकली हमें प्राइवेट की जरूरत पड़ेगी, तो वो दोस्ती करते हैं किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के साथ, आउटसोर्स कर देते हैं या साथ में मिलकर करते हैं, वो जॉइंट सेक्टर हो गया। कोऑपरेटिव में क्या होता है बच्चों, शुगर केन इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसा होता है कि अगर आप सिर्फ उस रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर अगर आप सिर्फ उसकी इंडस्ट्री चला रहे हो तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। इतनी ज्यादा इंटरडिपेंडेंसी होती है या ऐसे कंडीशंस होते हैं कि दोनों को अलग अलग करने का सेंस नहीं बनता। जैसे शुगर केन जो है उसको तुरंत मैन्युफैक्चर करना बहुत जरूरी है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स अ सीजनल क्रॉप, पूरे साल ग्रो नहीं कर रहा होता है। तो जब तक वो ग्रो कर रहा है, जिसकी इंडस्ट्री है, वो ऐसा इंतजार में बैठा थोड़ी रहेगा कि अब शुगर केन राइपन होगा तो मैं उसको रिफाइन करूं, फिर मैं शुगर प्रोड्यूस करूं। तो ऐसे तो मेरी जिंदगी के 7 महीने चले गए, 5 महीने मैंने प्रोडक्शन करी भी तो मेरे को कितना प्रॉफिट हो जाएगा अमृता, आप समझ रहे हो? नहीं होगा बहुत ज्यादा प्रॉफिट। तो मुझे जरूरत है कि मैं बाकी 7 महीने के लिए कुछ जुगाड़ लगाऊं। तो इसीलिए वो ऐसे लोग रन करते हैं जो बाकी 7 महीने उसके प्रोडक्शन में लगे शुगर केन के, और जैसे ही प्रोड्यूस हुआ उसको खुद ही जो है मैन्युफैक्चर कर दिया। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। ऐसे होती है कोऑपरेटिव इंडस्ट्री कि रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया, उसको प्रोसेस कर दिया, सारी चीजें आप जो है शुरू से एंड तक खुद कर रहे हो। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री अच्छे से समझ लेना, इस पे कई बार सवाल आ जाता है, एमसीक्यू भी आ सकता है। तो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री में ही जो है दिक्कत भी आती है, ठीक है। फिर आता है रॉ मटेरियल कैसा है, या जो प्रोड्यूस्ड गुड है कैसा है, भारी है, छोटा है, बड़ा है, जैसा भी है, ठीक है। तो हेवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री, नाम से समझ आ रहा है यार, जब बल्कि होगा, बहुत बड़ा भारी भरकम कि भैया एकदम मतलब उठा ही नहीं सकते हो आप, ऐसे हिला नहीं सकते हो, है ना, कि बड़े से पत्थर लेकर के आ रहे हैं, बहुत बल्कि है। या प्रोडक्शन कर दी इतनी बड़ी मशीन की कि वो 8 चक्के वाले ट्रक पे रख दिया है और फिर वो लेकर के जा रहा है ना। वो आप छोटी सी नैनो कार पे रखोगे तो वो दब करके खुद ही वहां पे खत्म हो जाएगी, फिर उसको उठाने के लिए नई मशीन लानी पड़ेगी। तो ऐसे इंडस्ट्री को हम बल्कि इंडस्ट्री कहते हैं। तो आयरन एंड स्टील, बॉक्साइट मतलब आपकी एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री, ये सब बल्कि इंडस्ट्री होती है। इनका रॉ मटेरियल या इनका जो प्रोड्यूस गुड होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन लाइट इंडस्ट्रीज कैसी होती है, अब ये लाइट इंडस्ट्री है, अब इसको उठाने के लिए मुझे एक नई गाड़ी और एक नया मशीन थोड़ी चाहिए, जेसीबी लेकर के नहीं आएंगे हम, है ना। तो लाइट्स हो गई, आपका पेपर वेपर हो गया, ये सब जो हल्की चीजें होती हैं, जो बहुत आराम से रॉ मटेरियल भी आ जाता है कि बहुत सारा रॉ मटेरियल एक ही ट्रक में भर के ला दिया, वो ट्रक ओवरलोड होकर टेढ़ा होकर चल रहा है क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं है, उसको भारी नहीं है कुछ, वैसे ही सामान प्रोड्यूस करके भी भर दिया, अब वो ट्रक वाले भैया टेढ़ा ट्रक लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये लाइट इंडस्ट्री होती है, छोटी इंडस्ट्री होती है, छोटा छोटा सामान होता है, बहुत लाइट हल्की सी सामान होती है, दैट इज व्हाट लाइट इंडस्ट्री इज। तो ये सारी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री हो गई। आप समझो, अब मुझे ये बताओ BHEL जो हमने पढ़ा था, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी बताओगे मुझे, और मुझे ये भी बताओगे ये किसका एग्जाम्पल है, प्राइवेट सेक्टर का है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स। हमने बोला है कि प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल है, इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स? हाय अमृता, और यू वेलकम, आई थिंक आई सेड दैट टू यू। आप कितनी बार थैंक्स बोलोगे? हाय अमीना, हाय फयाजुल, कहाँ थे आप अभी तक? आप थोड़े से लेट हो गए सेशन के लिए। क्यों स्पैम करना है, स्पैम करने से क्या हो जाएगा? हाय सुनील, क्या हो गया? ओके, सो आई सी अर्थ, साम्या, शगन, चगन है, शगन चगन आई थिंक, अमृता, सबने जवाब दे दिया है। हाँ जी, क्या डाउट है पूछो। तो फॉल्स बोला है आपने, जो कि है बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर आपका इंडस्ट्री है, इट इज नॉट अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। ओके, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के स्पेसिफिकेशन में। यहां से आपको सवाल आ सकता है, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आपको ये समझाने आ सकता है कि कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा फ्लैग बेरर है, क्योंकि ये इंडस्ट्री सबसे पहले शुरू हुई थी और प्लस ये पूरा इंडिपेंडेंट है, राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल टू द फाइनल गुड प्रोडक्शन। ये भी सवाल बन सकता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है ये पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसकी पूरी फंक्शनिंग हमको समझनी होगी। आप अच्छे से डिटेल में पढ़ना, आपको किताबों से भी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। मैंने आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिस्ट कर दिया है, इन पॉइंट्स को लिखोगे आपको सब समझ आ जाएगा। आप यहाँ पे फर्दर ऐड कर सकते हो कि हमारी सबसे पहली फैक्ट्री भी भाई 1854 में किसकी खुली, तो कपड़ों की खुली, ठीक है।
तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, तो भाई ये बहुत यूनिक पोजीशन ऑक्यूपाई करता है इंडियन इकोनॉमी में। क्यों करता है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करता है इतना ज्यादा प्रोडक्शन में कि जितना भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से एक ह्यूज चंक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अकेले का दिया हुआ है। मोर देन दैट पूरा पूरा इंडिपेंडेंट है ये वाला इंडस्ट्री। वाई, बिकॉज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट आपका रोल प्ले कर रहा है इन फुलफिलिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द वेरी एंड द होल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। रॉ मटेरियल से लेकर के फाइनल गुड तक का प्रोडक्शन सब कुछ इंडिया में होता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक लेकर के आपको एक छोटी सी फैक्टर समझाना चाहती हूँ। बच्चे, कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजों को जब प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, मान लो अभी जैसे हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में या केमिकल इंडस्ट्री के बारे में, इन इंडस्ट्रीज में आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें हमारे पास नहीं होती हैं, हमको बाहर से मंगानी पड़ती हैं या दूसरी जगह से लानी पड़ती हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हर एक लेवल पे हमें चाहे जो भी चाहिए हो, ये सब कुछ कहाँ अवेलेबल होता है, ये सब कुछ हमारे कंट्री में ही अवेलेबल होता है। ठीक है, हम इनफैक्ट लोगों को दे रहे होते हैं, हम रॉ मटेरियल भी दे रहे होते हैं, हम यार्न भी दे रहे होते हैं। जापान जैसे हमसे बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं यार्न के जापान के लिए, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ यार्न दैट वी हैव इज एक्सट्रीमली गुड, बट दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अ चैलेंज फॉर अस, उसके बारे में बताऊंगी मैं। ठीक है, तो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स वेरी सिग्निफिकेंटली इनटू द प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट उसकी वजह से। अब देखो प्रोडक्शन इतना कर रहा है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, फॉरेन एक्सचेंज होगा, और फॉरेन एक्सचेंज होता है क्योंकि हम रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड क्या कर रहे हैं, हम एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे से अदला बदली कर रहे हैं। ठीक है, और यही एक इंडस्ट्री है जो सेल्फ रिलायंट है पूरी की पूरी वैल्यू चेन में, यानी कि हर एक स्टेप डाई करने से, रॉ मटेरियल बनाने से, यार्न से, थ्रेडिंग से, टेक्सटाइल पूरी वीविंग से, सब कहाँ होती है, सब यहाँ होती है, सब इंडिया में होती है, और प्लस हम प्रोड्यूस भी करते हैं। अब चैलेंज यहाँ पे एक क्या आ जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो यार्न प्रोड्यूस्ड होता है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है बाहर मार्केट में। ठीक है, मार्केट में बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे व्हाट इज़ द चैलेंज दैट वी आर फेसिंग ओवर हियर एग्जैक्टली इज कि हमने ना रॉ मटेरियल के फॉर्म में उसको एक्सपोर्ट कर दिया। यार्न जो है वो क्या है, रॉ मटेरियल ही तो है। अगर हम इसकी शर्ट बना करके बेचते तो वो और ज़्यादा महंगी बिकती, अगर हम उसके कपड़े बनाकर बेचते तो वो और ज़्यादा महंगी बिकती, क्योंकि वो इतने फाइन क्वालिटी यार्न के कपड़े बने होते। हम इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देते हैं कि हमारे अपने मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो है थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी ऑफ यार्न रह जाता है। एक जो आपका बेटर सुपीरियर क्वालिटी और जो बेटर आपका मतलब क्या कहते हैं यार, क्वालिटी का जो यार्न होता है वो हम भेज चुके होते हैं। ये एक चैलेंज है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हम पैसे अर्न कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जब मैंने धागा बेचा तो मुझे 50 रुपए मिल रहे हैं, उसी धागे का मैंने शर्ट वर्ट बनाया तो लेट्स से मेरा कॉस्टिंग उस पूरी चीज को करने में 150 रुपए आया, लेकिन मैं इसको आराम से 300 रुपए में बेच सकती हूँ। यानी कि आप प्रॉफिट समझ रहे हो 50 और मतलब इसमें अगर ये माइनस फाइनस भी कर लो तो भी हमें 100 से 150 रुपए का फायदा एक्स्ट्रा है। मतलब जहां पे हम 50 रुपए अर्न कर रहे हैं, यहाँ पे हम 150 रुपया एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं, विच इज ट्राइस द अमाउंट दैट वी आर अर्निंग। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम फेस कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज समझना जरूरी है। दूसरी, नॉर्मली आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट इंडस्ट्रीज फेस। बहुत सिंपल चैलेंजेस है जो सारे इंडस्ट्रीज में आपकी काइंड ऑफ कॉमन जाएगी। इंडस्ट्रीज की चैलेंजेस होती है कि पावर का शॉर्टेज होता है, मशीन आउटडेटेड है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, मशीन्स आउटडेटेड हैं, पावर प्रॉपर सप्लाई नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारे पावर लूम्स है, बहुत सारी मशीनें चल रही हैं, सब ऑटोमेटेड है। पहले जहाँ हैंडलूम हुआ करता था वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर लूम हुआ करता है अब। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कंसिस्टेंट नहीं है, लेबर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, अब ये जहाँ पे है वहाँ पे हम ये देखते हैं कि बिकॉज ऑफ द ऑल ह्यूमिडिटी एंड एवरीथिंग द लेबर इज नॉट गिवन एबल टू गिव द आउटपुट अप टू द मार्क। तो ये सारी चैलेंजेस जो हैं हम अपडेट नहीं कर रहे हैं। मशीन पावर की सप्लाई की प्रॉब्लम है कई जगह, लेबर बहुत अपस्किल्ड नहीं है, प्रोडक्टिविटी इतनी हाई नहीं है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चैलेंज है कि हमारा यार्न जो है वो अच्छे क्वालिटी का यहाँ नहीं रह जाता है। तो ये सारे चैलेंजेस आप कॉटन इंडस्ट्री में बता सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री का चैलेंज। नाउ द नेक्स्ट इज, एज आई टोल्ड यू, 1854 में हमारा सबसे पहला सक्सेसफुल टेक्सटाइल इंडस्ट्री रन हुआ था मुंबई में 1854 में। ठीक है, और ये कैसे शुरू हुआ ये और कैसे और ज्यादा प्रमोट हो गया, शुरू हुआ क्योंकि यार हमारे पास इतना ज्यादा अच्छा जो है क्वालिटी ऑफ या वो था
रॉ मटेरियल था, ये हमारे पास से ब्रिटिशर्स ले करके जाते थे। लेकिन बच्चे जब 2 वॉर्स हुए ना, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो अब वॉर में एक चीज की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। आपने नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ा भी है कि वॉर एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो कहाँ स्पेंड हो रहे थे ये पैसे? आर्म्स एंड एमिनेशंस में हो रहे थे, कि गोली बारूद बंदूक ये सब चीजों में। बट इसके साथ साथ जो आर्मी जा रही है उनको कपड़े यूनिफॉर्म देना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वही तो सिंबलाइज करती थी आप कौन से देश के हो। तो ये पूरे कपड़े का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, क्योंकि लाखों लाख सोल्जर्स जा रहे थे। दैट इज वेयर जो डिमांड यूके में बढ़ी और बाकी जगह, उसने हमारी इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बूस्ट, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने की। ठीक है, हाय जसकरण, हाय वीर, हेलो अभिषेक। आई थिंक यू वर आस्किंग अबाउट एग्लोमरेशन। एग्लोमरेशन बच्चे बेसिकली कलेक्शन ऑफ किसी चीज को बोलते हैं, ठीक है, एग्लोमरेट वहां पे बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब कहीं पे, हालांकि ये इससे डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है वैसे, बट एग्लोमरेशन मतलब एक्चुअली नॉट दैट, एग्लोमरेशन एसोसिएटेड इस पॉइंट से नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो, जब हम लोकेशन की बात कर रहे थे तब हम ये पढ़ रहे थे कि इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड होती है। तो हम देख रहे थे कि जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जहाँ पे ये अवेलेबल है, वो अवेलेबल है। तो कई बार क्या होता है कि इंडस्ट्रीज सेट होती है एंड इट इज फॉलोड बाय योर अर्बनाइजेशन, है ना। अर्बनाइजेशन पीछे पीछे आती है। कैसे? इंडस्ट्रीज सेट हो रही हैं, इंडस्ट्रीज जब सेट हो रही हैं तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है, वहाँ पे लोग रहने आ रहे हैं, तो घर बनने लग जाते हैं, फिर रोड्स बनने लग जाते हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें बनने लग जाती है, राइट। हाय ऋषिक। तो ये सारी चीजें जब बनने लग जाती हैं तो वहां पे क्या होता है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है पीछे 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 अर्बनाइजेशन हो जाती है, ठीक है। पीछे पीछे से लोग भी आ जाते हैं और रहने लगते हैं और डेवलपमेंट होने लग जाती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज फॉलोड बाय अर्बनाइजेशन। यहाँ पे इंडस्ट्रीज पहले आई, सेटअप बाद में आया। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरे सेटअप में ये होता है कि पहले से चीजें सेट है, कि आपका हॉस्पिटल है, इंश्योरेंस की कंपनी है, बैंकिंग की कंपनी है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स वगैरह सब सेट है। अब मुझे इंडस्ट्री खोलनी है तो मैं सोचूंगी कि यार यहाँ पे तो सब सेट है, मुझे पर्सनली किसी मेहनत की जरूरत नहीं है, तो मैं वहां चली जाती हूँ। दैट अट्रैक्ट्स मी। सो दैट इज व्हाट एग्लोमरेशन इज, कि ये सारी चीजों की वजह से अब इंडस्ट्रीज वहां पे आकर के सेट होने लग जाती है, वो एग्लोमरेशन होता है, ठीक है। प्रिपरेटरी लीव में कैसे करें एसएसटी की प्रिपरेशन? जस्ट करा, आप सब्सक्राइब कर लो बस चैनल। आपके लिए 8 दिन का प्लान मैं बना रही हूँ, मतलब आई एम ट्राइंग कि मैं आपको पूरा वीक रिवीजन का कराऊं, ठीक है, जहाँ पे आपका सारे सब्जेक्ट का सेग्रीगेटेड मैं एक प्रॉपर रिवीजन कराने का प्लान कर रही हूँ, वेयर आई विल गिव यू ईच एंड एवरी चैप्टर का ऐसे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। तो आप मेरे साथ बैठकर एक थॉरो रिवीजन तो कर लोगे, उसके बाद हाफ ऑफ द डे में आप अपने से बुक की रीडिंग कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। उसके ऊपर से हम बहुत सारा क्विज करेंगे, है ना, 100-150 क्वेश्चंस बना देंगे यार, ठीक है, क्विज के फॉर्म में भी और कुछ सब्जेक्टिव फॉर्म्स में भी। तो आप बिल्कुल फुल प्रिपेयर्ड हो जाओगे। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपडेटेड रहना। मैंने दिया था टेलीग्राम चैनल का लिंक, वो भी ऐड कर लेना, ठीक है। नहीं, इंस्टाग्राम पे डाउट्स नहीं सॉल्व कर पाऊंगी मैं, इतनी कैपेसिटी नहीं है मेरी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या आ जाता है, तो कुछ आपके जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है हटा दी गई हैं, उनको मैं नहीं करा रही हूँ। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में बच्चे आयरन एंड स्टील तो था, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है आपकी, ठीक है। रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? बॉक्साइट से आता है, बल्कि इंडस्ट्री है, ठीक है। अब ये क्या है कि इतनी मेलिएबल, इतनी डक्टाइल, इतनी बढ़िया, मतलब मेलिबिलिटी डक्टिलिटी में मैं खुद ही थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सा वायर कौन सा फ्लैट शीट, बट एल्यूमिनियम तो फ्लैट शीट में बहुत अच्छा बीट हो जाता है, प्लस इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल तो सारे गुड कंडक्टर होते हैं मोस्टली, बट इन जनरल ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो जब आप उसको शीट वगैरह में बीट करते हो और प्लस उसकी जो क्वालिटी है, जल्दी रस्ट नहीं खाती है, जंग नहीं लगता है, खराब नहीं होती है, ठीक है। तो आस्था, आई थिंक यू हैव जॉइन्ड द सेशन लेट। हमने अच्छा खासा लंबा डिस्कशन किया इस चीज पे कि एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग कैसे गो हैंड इन हैंड। आप थोड़ा सा वीडियो पीछे ले जाकर के उसको देख लेना बाद में, ठीक है। चलो, तो बच्चे अब इसकी वजह से क्या है, इसकी यूटिलिटी बहुत बढ़ जाती है, वायर्स के लिए, लाइटिंग के लिए, एयरक्राफ्ट्स में और भी व्हीकल्स में, यूटेंसिल्स में, इन सारे जगह पे आप क्या कर सकते हो, एल्यूमिनियम को यूज करते हो। तो इसकी जो पूरी प्रोसेस है बहुत अच्छी हो जाती है। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है क्योंकि आप स्टील को, कॉपर, जिंक, इन सारे जगह पे एल्यूमिनियम को इजीली रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कहाँ कहाँ मिलती हैं ये इंडस्ट्रीज? ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ऑल ऑफ दीज प्लेसेस यू विल फाइंड दिस इंडस्ट्री, ठीक है। फिर आती है केमिकल इंडस्ट्री।
यहाँ पे आपको दोनों लार्ज और स्मॉल स्केल दोनों तरह की इंडस्ट्रीज मिलती हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा ग्रोथ हमने देखा है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों ही सेक्टर पे। ऑर्गेनिक इज मोर कार्बन बेस्ड चीजें, इनऑर्गेनिक आपको पता ही है। इनऑर्गेनिक में आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एल्कलीन, सोडा ऐश, कॉस्टिक एसिड, ये सब। ऑर्गेनिक केमिकल्स इज मोर पेट्रोकेमिकल्स, मतलब पेट्रोलियम का जब हम वो करते हैं तो वहां से कुछ और केमिकल्स भी निकलती हैं, जब आप पेट्रोल को रिफाइन करते हो वो आपका ऑर्गेनिक हो जाता है, ठीक है। चलो अब बता दो, डैश इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज, और ये इंडिया की बात हो रही है, विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन एज इन रॉ मटेरियल से लेकर के हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तक। ऐसे तो मुझे आपको ऑप्शंस देने की भी जरूरत होनी नहीं चाहिए। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि ये खुद में काफी सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है। आपको पता होनी चाहिए कि किस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर आता है फर्टिलाइजर, खाद की जो इंडस्ट्री होती है। तो बच्चे केमिकल इंडस्ट्री में वही है, बहुत सारी चीजें हम अपने पास प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत कुछ हमारे पास नहीं है जो हम इंपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। वैसे ही आता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ये बेसिकली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, अमोनियम फॉस्फेट, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। इन सारे गुजरात में, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला, इन सारे जगह पे आपको ये इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बहुत सारी एमएनसीज, अब देखो यहाँ ग्लोबलाइजेशन आप कनेक्ट कर सकते हो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज, हमने फोर्ड बोर्ड का एग्जांपल देखा, यहाँ आई हैं, सेटल हुई हैं, अब तो बंद करके चली भी गई हैं, है ना, राइट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हीकल्स से डील करती हैं। दिल्ली में, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, ऑल ऑफ दीज प्लेसेस, जमशेदपुर, बेंगलुरु, इन सारे जगह पे हमें ये मिल जाती हैं। फिर आता है आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये जो पूरा टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, ये सब चीजें बनती हैं वो। तो ये बहुत वाइड रेंज को कवर करता है इक्विपमेंट्स का, जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की है, ठीक है। बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज भी हमें इससे मिलता है, बहुत ज्यादा पैसे भी एक्सचेंज होते हैं, क्योंकि एक रिवोल्यूशन आ गया है इस इंडस्ट्री में। जिस तरीके से हमने प्रमोट किया है, इतने सारे लोग शिफ्ट हो गए, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा ग्रो करता है। प्लस ऑफ कोर्स द बीपीओ सेक्टर हैज हेल्प्ड अस अ लॉट। बैंगलोर को जाना जाता है एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, बट उसके अलावा और भी कई सेंटर्स है, जैसे मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, जहां पे भी आप जानते हो अपने रिश्तेदारों को जो एमएनसीज में जॉब कर रहे हैं या आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, वो सारी जगह यहाँ पे क्वालिफाई होती है, ठीक है। अब आपको जो है सिंपली इन बबल्स को मैच करना है, ठीक है। ग्रीन वाले का सही ऑप्शन ढूंढना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया बता दो, और रॉ मटेरियल जो है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग का वो बता दो। मैम सिटीज याद करना की जरूरत है बच्चे, कुछ सिटीज तो याद जरूर कर लेना, प्लस आपको मैप मार्किंग के लिए भी कुछ सिटीज याद करनी ही होंगी। तो आप या तो उन्हीं सिटीज को याद कर लो जो मैप मार्किंग में है, और एडिशनल जो है वो नहीं पता, मतलब वो छोड़ सकते हो थोड़ी सी, ठीक है। आई नो रिएक्टिविटी सीरीज टिल नोवेयर, केमिस्ट्री मुझे नहीं समझ आती, वो सुष्मिता मैम से पूछना। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल आपने बता दिया है बैंगलोर मतलब बेंगलुरु, ठीक है। और रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल क्या है, बॉक्साइट, है ना, ठीक है, परफेक्ट। चलो नाउ इंडस्ट्रीज, बच्चे देखो बहुत सारा डेवलपमेंट है जो हमें पता है इंडस्ट्रीज की वजह से हो रहा है, इंडस्ट्रीज से बहुत फायदा हो रहा है, इंडस्ट्रीज से हम आगे बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, सब है। बट इंडस्ट्री से हम एक और चीज कर रहे हैं, वो है हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड, क्योंकि प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते हैं, प्रॉपर तरीके से जो आपका रॉ मटेरियल, ये जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, डिस्पोज नहीं किया जाता है। तो इन सारी चीजों की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और सब पोल्यूट हो रहा है, हवा, पानी, जमीन, और जो नॉइज है यार, वो तो कुछ कहना ही नहीं, वो तो कुछ लोग भी नॉइज पोल्यूशन कर देते हैं, बट अदरवाइज सब पोल्यूट हो रहा है। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब ये चैलेंजेस है, यहां से भी आता है सवाल। वैसे ये टॉपिक बहुत आसान है, बट सवाल आ सकता है, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अनडिजायरेबल गैसेस जो है वो घुल जाती हैं, क्योंकि प्रॉपर जो है हम प्रिकॉशन नहीं
लेते, चिमनीज एनफ नहीं होती है, प्रॉपर फिल्टरेशन नहीं होता है और डिस्पोज कर दिया जाता है गैस, और प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसी सारी चीजें घुल जाती हैं एनवायरमेंट में और कॉज करती हैं पोल्यूशन और हेल्थ हैजार्ड्स फॉर अस, राइट। हाय शांत, ठीक है, आपकी भी रिक्वेस्ट सुन ली जाएगी, कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाना बेटा, ऐसे स्पैम करके तो फायदा नहीं है। तो ये ह्यूमन के हेल्थ को, एनिमल, प्लांट, बिल्डिंग, एटमॉस्फेयर, सबको कर रही है बहुत ज्यादा डैमेज और इफेक्ट, ठीक है। फिर आता है वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन में क्या होता है, तो थर्मल पोल्यूशन भी होता है। इसमें क्या होता है कि गरम गरम गंदा वेस्ट जो निकल रहा है उसको पानी में सीधे ले जा करके डुबा देती है इंडस्ट्रीज। तो एक तो टेम्परेचर पूरा बिगड़ जाता है, जो एक्वेटिक लाइफ है बहुत डैमेज होती है उससे, बट मोर देन दैट द केमिकल्स एंड द वेस्ट मटेरियल्स जो बिना प्री ट्रीट किए डंप कर दिया जा रहा है उसकी वजह से। तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही इंडस्ट्रीज की वजह से होती है यहाँ पे प्रॉब्लम, ठीक है। जो डिस्चार्ज कर देती हैं रिवर्स में अपना ये जो डिस्चार्ज कर देती हैं रिवर्स में अपना वेस्ट पोल्यूटेंट मटेरियल विदाउट प्री ट्रीटिंग इट। अब ये कौन से मटेरियल है, तो फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम, आयरन और स्टील इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा सॉलिड वेस्ट भी निकलता है पानी में। अगर आप वो सॉलिड वेस्ट डाल देते हो तो अ लॉट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड अप कंज्यूमिंग इट, विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर देयर हेल्थ, और पूरा एनवायरमेंट पोल्यूट हो जाता है और डैमेज करता है और उनकी सस्टेनेंस हो जाती है बहुत ज्यादा कम, ठीक है। फिर होता है हमारा आपका, जैसे ये मैंने आपको बताया ना, हॉट लिक्विड को देखो पानी में डाल दे रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरा टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है, थर्मल पोल्यूशन हो जा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द हॉट वाटर बीइंग डम्प्ड। ये एक तरीके से वाटर पोल्यूशन में आ जाएगा। नॉइज पोल्यूशन, यार इतनी मशीनें चलती हैं, इतनी गाड़ियां चलती हैं, इतना कुछ चलता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा शोर होता है जिसकी जरूरत नहीं भी है, मशीनरी, जनरेटर्स, इन सारी चीजों की वजह से। जब आप सुनते हो ड्रिल हो रहा है ना, सर में दर्द होने लगता है। अगर आप पढ़ रहे हो, ड्रिलिंग साउंड आने लग जाए, मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में, आपको लगेगा दीवार तोड़कर उसको बोल दो कि भैया बंद कर दो, मत करो ड्रिल अभी। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, बहुत इरिटेशन, बहुत सारे हेल्थ हजार्ड्स होते हैं, इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, मतलब एंगर इश्यूज होने लग जाते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाती है कि सुनने में दिक्कत आने लग जाती है, हार्ट रेट बढ़ना, ब्लड प्रेशर होना, हाइपरटेंशन होना, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जो है एग्रेवेट हो जाती हैं इसकी वजह से। तो अब जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो बेनिफिट है नो डाउट, लेकिन जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व भी करना पड़ेगा, करेक्ट। तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो अब हम इसके लिए समझते हैं कि व्हाट आर सर्टेन मेथड्स दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, ठीक है। 3 नंबर 5 नंबर पता नहीं है कितने का आ जाए, 1 नंबर का भी हो सकता है कि सेलेक्ट करने आ जाए, तो मेक श्योर कर लो, ठीक है। और कि ये अच्छे से 3 पॉइंट्स तो पता ही है। एफॉरेस्टेशन भी लिख दो, एफॉरेस्टेशन लिख दो, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट मटेरियल लिख दो, चिमनीज हाई होनी चाहिए ये लिख दो, प्रॉपर ऐसी मशीन्स बने जो थोड़ा कम नॉइज करे। ये बहुत जेनेरिक चीजें हैं कि कुछ याद नहीं रहा तो जुगाड़ वहां पे लगाना, पर जितने अच्छे पॉइंट्स लिखोगे उतना जो है इन्विजिलेटर इंप्रेस होगा, उतनी अच्छी बात है। तो एक आध अच्छी पॉइंट्स भी याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले वाटर को मिनिमाइज करना यूज। अब ये तो जनरली पॉइंट है ना यार, ये सारी चीजें बचपन से समझते आ रहे हैं कि भैया तुम जो पानी को बार बार ऐसे ही फेंक दे रहे हो तो उससे पानी ज्यादा यूज हो रहा है, ओवर यूटिलाइज हो रहा है, वहां पे पानी खत्म होने लग जाएगा, खराब भी होने लग जाएगा। तो पानी के यूज को, इस्तेमाल को कम करो, उसको रिसाइकल करो, उसको प्रोसेस करो, उसको अच्छे से जो पोल्यूटेंट्स निकल रहे हैं उसको आप ट्रीट करो। थर्मल पोल्यूशन के लिए क्या करना चाहिए कि भैया गर्म जो वेस्ट है उसको मत डंप करो, ट्रीट कर दो, टेम्परेचर नॉर्मलाइज कर दो, एक फाइनल प्रॉपर चैनल बना दो, फिर उसके थ्रू डंप करो, ठीक है। हार्वेस्ट करो रेन वाटर ताकि वाटर रिक्वायरमेंट्स मीट हो सके, इंडस्ट्रीज भी कर सकती हैं। जैसे मैंने बताया हॉट वाटर को जो है रिवर में डंप करने के पहले थोड़ा ट्रीट कर लिया जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। पार्टिकुलेट मटेरियल एयर में जो जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं, स्मोक के थ्रू जा रहे हैं। स्मोक को अगर आप फिल्टर आउट कर देते हो तो वो ऑब्वियसली आसान हो जाता है, ठीक है। तो फैक्ट्रीज को अपनी चिमनीज या तो लंबी बनानी चाहिए और फैक्ट्रीज को दूर सेट होना चाहिए कि जहां पे लोग, पॉपुलेशन वैसे भी कम हो, और चिमनीज इतनी हाई करो कि वो सीधा सीधा हमारे एटमोस्फेयर में नहीं आए, प्लस उसमें फिल्टर लगाइए, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड। अब जैसे अगर हम कोल ज्यादा करता है आपका गंदा गैस प्रोड्यूस, ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कोल की जगह ऑयल और गैस अगर यूज करने लगेंगे तो जो स्मोक है रिड्यूस हो जाएगा और ज्यादा रिफाइंड वैसे ही निकलेगा, प्लस उसको आप रिफाइन कर दोगे तो बेटर हो जाएगा। प्लस मशीन से यार, ये चैलेंज हर इंडस्ट्री की है, पुरानी मशीन, आउटडेटेड मशीन। आप पुरानी गाड़ी क्यों, सरकार भी कहती है कि मत चलाओ, पुरानी गाड़ी जो है, मशीन पुरानी होने लगती है, ज़्यादा पोल्यूशन करती है, ज़्यादा बहुत आपकी एफिशिएंट भी नहीं होती है। तो अब ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगी तो आपकी फ्यूल, पावर, वो सब भी ज़्यादा कंज्यूम करेगी, जो भी एक तरह से प्रॉब्लम है। तो मशीन्स को अपग्रेड करना, नए टेक्नोलॉजी का लाना इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये हमने एग्जाम्पल देखा है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के साथ, जिन्होंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है। ISO सर्टिफिकेशन उनका 1401 है। तो इन्होंने दिखाया है कि इक्विपमेंट बेस्ट तरीके से कैसे यूज करें, वेस्ट को कैसे जनरेट करना है, बेटर तरीके से ट्रीट करके यूटिलाइज करना है, ग्रीन बेल्ट्स बनाना और एनवायरमेंटल पोल्यूशन को एज अ रिजल्ट ऑफ दैट खत्म करना। ठीक है, चलो तो इसके साथ एक फाइनल क्विज क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका सवाल है कि एयर पोल्यूशन जब कॉज होता है, दो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड है, उसके साथ साथ और क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर? हाँ जी मैम, सब करवाएंगे, आप टेंशन मत हो, आप अपनी तैयारी रखो। हमने ऑलमोस्ट सारे वन शॉट्स भी कर रखे हैं आपके लिए, तो यू डोंट हैव टू वरी। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। एंड विद दिस लेट्स क्विकली समराइज। तो हमने समझा कि मैन्युफैक्चरिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जहां पे बड़े क्वांटिटीज में हम रॉ मटेरियल को लेकर के एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। इंडस्ट्रीज जो फिनिश प्रोडक्ट्स को प्राइमरी मटेरियल से करती हैं आपको सेकेंडरी मटेरियल प्रोड्यूस गुड में ट्रांसफॉर्म, वो कहलाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो कि बैकबोन की तरह काम करती है और इकोनॉमी को असेस करने में भी मदद करती है। इज कंप्लीटली इंटरडिपेंडेंट विथ एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड ऑल्सो प्रमोट्स टुगेदर विथ एग्रीकल्चरल सेक्टर द टर्शरी सेक्टर। इनको जो है लोकेशन किस चीज पे डिपेंड करेगा, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट पॉलिसीज। क्लासिफिकेशन हमने देखी रॉ मटेरियल के बेसिस पे, उनका मेन रोल क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओनरशिप, बल्क वेट या फिर नॉर्मल वेट, लाइट इंडस्ट्रीज एंड देन फिनिश्ड गुड्स। एग्रो इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पड़ा उसमें। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में हमने देखा एल्यूमिनियम, केमिकल, फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स भी। पोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा कैसे होता है एंड देन हाउ डू वी कंट्रोल इट। ठीक है, तो विद दिस गाइज वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर। अभी तो लेट हो गया है वैसे, बट आई एम श्योर इट मस्ट हैव हेल्प्ड यू, तो इट शुड हैव हेल्प्ड यू। तो अगर किया है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। हाय सागा ऑफ लर्निंग, प्लीज मेक श्योर ऐप डाउनलोड करके जाओ और कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर के उठाओ। आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट्स भी मिलेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो उनको प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करोगे, और सोल्यूशन भी मिलेंगे, जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना बेटर होगा। प्लस दिस इज ऑल फ्री। हम ढूंढते रहते हैं कि यार हमें कुछ ऑप्शन मिल जाए, कुछ प्रैक्टिस के लिए मिल जाए, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू कनेक्ट विथ अस ऑन द टेलीग्राम चैनल। जैसे मैंने आपको बताया, आपको सारे अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहते हैं। अभी आपके रिविजन के लिए क्या प्लान है वो अपडेट भी यहाँ मिल जाएगा। कई बार यूट्यूब की नहीं आती है नोटिफिकेशन, यू वुड वांट द नोटिफिकेशन, सो मेक श्योर टू कनेक्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, GS Bhati ji, thank you so much. Thank you Sunil, Abhishek, Jaskaran, and I think Hamna was there, Krisha was there, everybody, thank you so much for being here. It was a wonderful session having all of you guys. Thank you Art. Mineral and energy resources बहुत जल्दी लेकर आती हूँ बच्चे आपके लिए, ताकि आपको बिल्कुल भी टेंशन ना हो। And Amina, thank you so much. सुनील, अंकना, रोहन सर्च कर लेना, मैं मिल जाऊंगी आपको। ठीक है, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हैव अ ग्रेट इवनिंग, गुड नाइट, प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। इट वाज अ वंडरफुल सेशन, इट वाज वंडरफुल हैविंग ऑल ऑफ यू ओवर हियर। जो भी डाउट्स है, जो भी एक्सपीरियंस है, जरूर बता के जाओ या कमेंट सेक्शन में। कमेंट में आप लोग बहुत कंजूसी करते हो, एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, इट वुड बी अमेजिंग अगर मैं उनको भी हेल्प कर पाऊंगी तो, इन वॉट एवर कैपेसिटी, एंड यू विल have to play the role in that. तो मिलते हैं बहुत जल्द। Keep learning until the next time, you guys keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.